Hello everyone, I am Paritosh Srivastav and today in this video I am going to take the topic Rift in the National Assembly. इसके पहले हम पढ़ चुके हैं आफ्टर द रिवोल्यूशन फ्रांस में क्या क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, फ्रांस becomes a constitutional monarchy and then we talked about women's revolution. तो रिफ्ट इन द नेशनल असेंबली ये टॉपिक हमको देखना है अभी। नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में उनको सक्सेस मिली। द रिलेटिव पीस ऑफ द मोमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये जो पीस था पूरे एटमॉस्फेयर में, यानी जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके बीच में जो पीस था वो बहुत दिन तक नहीं चला। Though the National Assembly did succeed in drafting a constitution, the relative peace of the moment was short-lived. A rift slowly grew between the radicals and the moderate assembly members. तो दो तरह के मेंबर्स थे, कुछ तो रैडिकल थे और कुछ मॉडरेट थे, यानी काफ़ी तेज़ हम कहें और या हम कहें कि कुछ मॉडरेट थे, यानी बैलेंस करने वाले भी थे उसमें। तो जो मॉडरेट थे, द मॉडरेट मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज गिरोंडिन्स, उनको गिरोंडिन्स कहा गया, किसे? जो मॉडरेट मेंबर्स थे, एंड हु सपोर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जो मॉडरेट मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात को फेवर किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा और मोनार्की भी रहेगी, यानी राजा या जो किंग है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट भी दिया जाएगा। ये कौन थे? ये गिरोंडिन्स थे और ये मॉडरेट मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट किया। दूसरी तरफ जैकोबिन्स थे, जो रेडिकल मेंबर्स थे, इनको जैकोबिन्स नाम दिया गया था और ये किंग को पूरी तरीके से बाहर करना चाह रहे थे, यानी जो कंट्री है वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हो, सारी पावर जो है वो नेशनल असेंबली के पास रहे, किंग का वहाँ पे कोई रोल ना रहे। तो ये थे रैडिकल्स, जिन्हें जैकोबिन्स कहा गया। द रैडिकल मेंबर्स नोन एज जैकोबिन्स however wanted the king completely out of the picture. When Louis XVI and the Queen was caught in a foiled escape plot, the rift in the National Assembly became more pronounced. यानी वहाँ के जो किंग थे और क्वीन दोनों वहाँ से भागना चाह रहे थे, फ्रांस को छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको बॉर्डर पे पकड़ लिया गया था। तो इससे गिरोंडिन्स और जैकोबिन्स के बीच के जो रिलेशन थे वो और ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि गिरोंडिन्स सपोर्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को और वो चाह रहे थे कि किंग रूल करें, और जैकोबिन्स किंग को पूरी तरीके से हटाना चाह रहे थे। तो ये जो एस्केप अटेम्प्ट था ये सक्सेसफुल ना होने की वजह से ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप थे और ज़्यादा ख़राब होते चले गए। तो दिस वॉज द रिफ्ट इन द नेशनल असेंबली। किस तरीके से जो मेंबर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, मॉडरेट और रैडिकल्स। मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट कर रहे हैं और जैकोबिन्स प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कंट्री को रन कराना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद लुई 16 और उसकी क्वीन को पकड़ लिया गया था जब वो एस्केप अटेम्प्ट कर रहे थे। तो ये था रिफ्ट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिवोल्यूशनरी वार्स विद ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया। Outside of France, some neighboring countries like Austria and Prussia feared that France's revolutionary spirit would spread beyond French land. तो ऐसा नहीं था कि मोनार्की सिर्फ फ्रांस में थी, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे वहाँ पर भी थी, और मोनार्की के अगेंस्ट फ्रांस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहे थे, रिवोल्यूशंस हो रहे थे। तो उससे ऑस्ट्रिया और प्रूसिया भी डरे हुए थे कि आज ये फ्रांस में हो रहा है, कल
सेम एक्टिविटीज़ ऑस्ट्रिया और प्रूसिया में भी होंगी. Though Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. नेशनल असेंबली की बात को मजबूरी में मानना पड़ा था लुइस 16 को. कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्होंने साइन भी कर दिया था, लेकिन फिर भी वो इसके फेवर में नहीं थे और उन्होंने जो प्रूसिया के किंग थे उनके साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रखे थे, यानी यहाँ से जो रिवोल्यूशनरीज़ हैं उनको हटाया जा सके और पूरी तरीके से फिर से लुइस 16 का जो पूरा राज है वो उनको वापस मिल सके. इन रिस्पॉन्स द रूलर्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया issued the Declaration of Pillnitz, which insisted that the French return Louis XVI to the throne. तो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने ये प्रेशर डालना शुरू किया जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी कि किंग को यानी किंग लुइस 16 को दोबारा से थ्रोन दिया जाए, यानी दोबारा से उनको गद्दी पे बैठाया जाए और जैसे मोनार्क चलता है, जैसे एक किंगडम चलता है, उस तरीके से फ्रांस को फिर से चलाया जाए. They were determined to send troops to stop the revolutionary event taking place in France. और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसे कि सीक्रेट डील हो चुकी थी लुइस 16 की, तो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के जो ट्रूप्स थे, जो उनकी आर्मीज़ थी, वो पूरी तरीके से तैयार थी फ्रांस में इन्वेजन के लिए, फ्रांस पे अटैक करने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार थी. फ्रेंच रिवोल्यूशनरी लीडर्स इंटरप्रेटेड दिस एज होस्टाइल. तो ये एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया, बंधक जैसे बना लेना होता है, इस तरीके से फ्रेंच रिवोल्यूशनरी लीडर्स ने इस पूरे जो इवेंट था उसको होस्टाइल वर्ड यूज़ किया उसके लिए. सो इन अप्रैल 1792 द गिरोंडिन लेड नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर्ड वार ऑन ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया. और अप्रैल 1792 में गिरोंडिन लेड नेशनल असेंबली, जो गिरोंडिन्स थे ज़्यादा उसमें पावरफुल थे या ज़्यादा नंबर में थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया. Thousands of volunteers came from different provinces of France to join the army. बहुत सारे ऐसे हज़ारों लोग वॉलंटियर अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे शामिल हुए जिन्होंने फ्रांस की आर्मी को ज्वाइन किया और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो वार थी उसमें पार्टिसिपेट किया. People saw this war as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. तो इस वार को ऑल ओवर यूरोप किस तरह से देखा गया? लोगों का रेजेंटमेंट, लोगों का जो आउटरेज था अगेंस्ट द किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज, मोनार्की के अगेंस्ट और एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट इस वार को ऑल ओवर यूरोप देखा गया. तो जैकोबियंस और गिरोंडिन्स दो ग्रुप बन गए थे नेशनल असेंबली में. लुइस 16 को पकड़ लिया गया था, लेकिन लुइस 16 ने इसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था वो बहुत मजबूरी में या बिना मन के किया था, मजबूरी में, प्रेशर में किया था उन्होंने. उसके बाद उन्होंने सीक्रेट नेगोशिएशंस किए किंग ऑफ प्रूसिया के साथ, और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने इन पे फ्रांस पे प्रेशर डाला कि दोबारा से किंग लुइस 16 को गद्दी पे बैठाया जाए, क्योंकि उनको भी इसी तरीके के रिवॉल्यूशंस का डर था कि अगर फ्रांस जो या फ्रेंच पीपल इसमें सक्सेसफुल हो गए तो कल ऑस्ट्रिया और प्रूसिया में भी सेम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होंगी. ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने फ्रांस पे इस तरह से प्रेशर डाला, और लेकिन अप्रैल 1792 में जो गिरोंडिन लेड नेशनल असेंबली थी उसने फ्रांस के अगेंस्ट फिर वार डिक्लेयर कर दिया. बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे, हज़ारों वॉलंटियर्स इस वार में शामिल हुए और उन्होंने
किंग और एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट इस वार को लड़ा। तो ऑल ओवर यूरोप इस वार को लोगों का वार देखा गया, लोग खुद इसमें शामिल हो रहे हैं, और ये वार है किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं, बल्कि इसको देखा जाए तो ये किंग और एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट ये वार था। सो ये जो टॉपिक्स थे, रिफ्ट इन द नेशनल असेंबली एंड रिवोल्यूशनरी वार्स विद ऑस्ट्रिया एंड रूसिया।